हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और बच्चों, हम लोग बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 10 पर आ गए हैं और हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की लगभग सारी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर ली है लास्ट वाले लेक्चर तक में। और आज कैलकुलस के सेकंड सेगमेंट इंटीग्रेशन पर डिस्कशन स्टार्ट होने जा रही है। भाई, सबसे पहली बात इंटीग्रेशन के बारे में, इंटीग्रेशन का एक और नाम है, वो है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, और ये नाम खुद समझा देता है भाई कि इंटीग्रेशन करती क्या है, ये ऑपरेशन क्या है। तो भाई, इंटीग्रेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो डेरिवेटिव्स का रिवर्स होता है। कहा गया कि मान लेते हैं हम लोग अगर एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करें तो हम लोग जानते हैं 3x स्क्वायर आता है। कैसे भाई? डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, क्या होता है? 3x स्क्वायर होता है कि नहीं? डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है? 3x स्क्वायर होता है। तो हम लोग समझ रहे हैं, जब मैंने एक्स को डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिला 3x स्क्वायर। मैं अगर इसे इंटीग्रेट कर दूं, मैं ठीक वहीं पहुंच जाऊंगा जहां से मैंने स्टार्ट किया था। इसीलिए इंटीग्रेशन का एक और नाम है एंटी डेरिवेटिव। इसका एक और नाम है एंटी डेरिवेटिव। अगर हम लोग बात करें इसकी मीनिंग की, इस टर्म की मीनिंग की, या फिर फिजिकल इसके एप्लीकेशंस की, तो भाई इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस समेशन। कंटिन्यूअस समेशन जब मैं करता हूं, कहीं पे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, मुझे अगर इंटीग्रेशन करना है कहीं पर, मैं अल्टीमेटली वहां पर फिजिकली सम अप करना चाह रहा हूं, लगातार ऐड करना चाह रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं भाई। मैंने यहां पे एक छोटा सा डायग्राम दिखा के रखा है। अगर मैंने एक पिज्जा को जब डिफरेंशिएट किया तो मैं एक्चुअली इसे पार्ट बाय पार्ट में काट रहा हूं। मैं इसे पार्ट बाय पार्ट में काट के निकाल रहा हूं। मैं पतले पतले पार्ट्स में से तोड़ के निकाल रहा हूं। और मैं इन सारे पार्ट्स को अगर लगातार जोड़ दूं बच्चों, मैं लगातार अगर रख दूं इसे, तो मुझे जो क्या होगा, एक कंप्लीट पिज्जा मिल जाएगा। तो मैंने अगर डिफरेंशिएट किया तो मैं इसे स्लाइस में काट रहा हूं, एक तरीके से फिजिकली बोल सकते हैं इस तरह। और मैं अगर इंटीग्रेट करता हूं, मैं स्लाइसेस को एक संग रख दे रहा हूं, मैं जोड़ना चाह रहा हूं। इंटीग्रेट करना मैंने मतलब क्या करना है भाई, मुझे स्लाइसेस को जोड़ देना है, ऐड करना है। हालांकि इंटीग्रेशन के अलावा समेशन के लिए एक और ऑपरेटर है, वो है सिग्मा। हम लोग ये सिग्मा ऑपरेटर यूज करते हैं समेशन साइन के लिए, और इंटीग्रेशन साइन के लिए ये ऑपरेटर यूज करते हैं। समेशन साइन भी एडिशन होता है और ये भी एडिशन होता है, बस दोनों में फर्क है कि ये एडिशन का मतलब होता है डिस्क्रीट एडिशन। एग्जांपल लेते हैं, कभी मैं अगर लिखता हूं समेशन ऑफ n वेयर n रन्स फ्रॉम 1 to 10, इसका मतलब होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ++ 10। समेशन ऑफ n का मतलब हुआ 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करते करते 10 नंबर तक को हम लोग को समेशन करना है। वहीं पर इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चों कि, एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन कहां पे लग रही होगी। एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगुलर प्लेट है और मुझे इस प्लेट पर मैंने एक पतला सा स्ट्रिप लिया और मैंने बोला अच्छा, यहां की जो एरिया है कुछ भी समथिंग है, और मुझे अब पूरे प्लेट की अगर एरिया फाइंड आउट करनी है बच्चों, तो मुझे ऐसे सारे पतले पतले जितने स्ट्रिप्स हैं, मैं जो यहाँ पे पतले पतले ये लेयर्स ले रहा हूँ, इन सारे लेयर्स को मुझे जोड़ देना है। ये जोड़ने वाला प्रोसेस जो है, ऐसे कंटिन्यूअस चीजों को, कंटिन्यूअस स्ट्रिप्स को, इसके लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। ये रहा सिंबल बच्चों। ये सिंबल अगर सोचा जाए तो ये सिंबल का जन्म हुआ है एस से। एस स्टैंड्स फॉर समेशन, और मैं इस S को अगर थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे खींच दूं, दिखने में कुछ ऐसा लगने वाला है। तो इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर है, जो सिंबल है, वो कुछ इस तरह का होता है। मैं अगर कभी भी कहीं पर भी इंटीग्रेशन लिखूंगा बच्चों, तो मैं लिखने वाला हूं, एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। जैसे डिफरेंशिएशन कैसे लिखा जाता है, डी डी एक्स ऑफ y। अब y कुछ भी हो सकता है, y एक फंक्शन है x का। ये x स्क्वायर भी हो सकता है, ये sin x भी हो सकता है, ये log x भी हो सकता है, ये e⁻x भी हो सकता है, ये कुछ और कोई भी तरह का x डिपेंडेंट एक्सप्रेशन हो सकता है। इसे फंक्शन ऑफ x या इसे ही y कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ y। इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx। हमेशा इंटीग्रेशन को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं इसके फिजिकल मीनिंग पे आगे करके चल रहा हूं, बट अभी के लिए याद रखो भाई, डिफरेंशिएशन का मतलब जो भी है, अगर ये समझ में आ गया, ये डिफरेंशिएशन ऑपरेशन जो करता है, इंटीग्रेशन ठीक उसका उल्टा करता है। इसीलिए इंटीग्रेशन का एक और नाम है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑपरेशनली डेरिवेटिव्स का या डिफरेंशिएशन का ठीक ऑपोजिट होता है, ठीक उल्टा फेनोमेना करवाता है। और मीनिंग वाइज देखा जाए, फिजिकल मीनिंग देखी जाए, तो इसका मीनिंग होता है सम अप करना, कंटिन्यूअस समेशन कराना।
ठीक है। मैं इंटीग्रेशन के फिजिकल मीनिंग पर अब थोड़ा सा और बात करता हूं। मैं फिर वापस जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि भाई ये उल्टा फिनोमेना है, मैं फिर उस पर वापस बात करूंगा। तो पहले फिजिकल मीनिंग को और समझ लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। ओके भाई, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन पर आ गए हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग जानते थे भाई, क्या था? स्लोप। मुझे किसी भी पॉइंट का अगर स्लोप फाइंड करना है, किसी कर्व के लिए, मुझे पता था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो एक कांस्टेंट होता है, हाँ या ना? किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, ये बात दिमाग में रखो भाई। स्ट्रेट लाइन का मतलब ही होता है स्लोप कांस्टेंट रहेगा, वो अपने इंक्लिनेशन चेंज नहीं करता है। बट कर्व का मतलब ही होता है वो अपना इंक्लिनेशन लगातार चेंज कर रहा होता है, स्लोप चेंज कर रहा होता है। तो वो कर्व कैसे बनता? अगर एक स्ट्रेट लाइन देखी जाए तो लगातार थ्रू आउट सेम रेट से वो आगे बढ़ी होती है। भाई स्लोप का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद द चेंज ऑफ x। स्लोप को हम लोग समझते कैसे? हम लोग स्लोप को बोलते हैं, स्लोप इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद द चेंज ऑफ x। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ y ज्यादा है फॉर द सेम चेंज ऑफ x, हम लोग बोलेंगे भाई स्लोप ज्यादा है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ y कम है फॉर द सेम चेंज ऑफ x, हम लोग बोलेंगे स्लोप क्या है? कम है। ठीक है भाई, ग्रेट। तो इस डेल्टा y बाई डेल्टा x में जब डेल्टा x की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए, मैंने बताया है दिस डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये लिमिट, इसे रीड करते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब ये नीचे वाली की वैल्यू बहुत बहुत छोटी हो जाए, तब हम इसे लिखते हैं dy बाई dx। ये हो गया डिफरेंशिएशन का मतलब, डेल्टा y बाई डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसी को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx। ये हो गया स्लोप, ये हो गया स्लोप, राइट, ये हो गया स्लोप। और अगर हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन के फिजिकल मीनिंग की, इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है? मैं लिख रहा हूं y dx। मैं फिलहाल समझू y dx क्या होता है। मैं किसी भी पॉइंट पर जाता हूं, यहां की कोई y होगी, ये रिकॉर्ड की, ये लेंथ नापे, और मैं अगर हल्का सा आगे गया और यहां मैंने कुछ चेंज ऑफ x देखा, इसे लिखते हैं dx। भाई ये y इंटू dx जो है, ये क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये y हो गई लेंथ और dx हो गई ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया एरिया। y हुआ लेंथ और dx हो गया ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। मैं अगर इंटीग्रेट करता हूं मतलब मैं सम अप करता हूं, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं मतलब मैं सम अप कर रहा हूं। कहां से कहां तक? कहीं यहां से लेकर यहां तक। मुझे y dx का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? y हुआ लेंथ और dx इतना पतला सा है। मैं फिर से बताऊं एक बार, मैंने अगर यहां पे मैं गया, ये हो गया कोई y, मैं यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ा और ये थोड़ा इतना थोड़ा है कि इस थोड़े से में जो मेरा y का चेंज हो रहा है वो नेग्लिजिबल चेंज है। मैं यहां पर था, कोई एक y थी, मैं हल्का सा आगे बढ़ा, ये हल्का इतना हल्का है, ये इतना माइन्यूट है, ये इतना छोटा है कि इस छोटे मूवमेंट की वजह से जो मेरा y चेंज होगा वो नेग्लिजिबल सा होगा। ये लेंथ इंटू ब्रेथ इज द एरिया, दिस y इंटू dx इज लेंथ इंटू ब्रेथ इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। मैं अगर ऐसे सारे रेक्टेंगल को ऐड करूं, मैं ऐसे सारे रेक्टेंगल को अगर ऐड करूं भाई, मैं अगर ऐसे सारे रेक्टेंगल्स को ऐड करूं y dx करके, मुझे अगर ऐड करना है, मैं उसे सिंबॉलिकली इस तरह लिखूंगा इंटीग्रेशन। और मेरी x की वैल्यू यहां से लेकर अगर यहां तक रेंज कर रही है तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। ये है इस ऑपरेशन का मतलब। तो भाई इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर द ग्राफ। कौन सी ग्राफ? y वर्सेस x ग्राफ। एरिया इन द ग्राफ y वर्सेस x ग्राफ। भाई ये y है, ये x है, एरिया इन दिस y-x ग्राफ इज इंटीग्रेशन। हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही होगी, राइट। इंटीग्रेशन ग्राफिकल मीनिंग है एरिया इन द ग्राफ। मैं उस पर और डिटेलिंग बाद में करूंगा। मैंने जो लिमिट लिखा है a से b, उसका मतलब क्या होता है वो अपने आगे बात करने वाले बच्चों, आगे जब मैं डेफिनेट इंटीग्रल कराऊंगा तब बताऊंगा। इंटीग्रेशन दो तरीके करने वाले हैं, एक है इनडेफिनिट और एक है डेफिनिट। मैं फिर से बता दूं, इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं भाई, इंटीग्रेशन दो तरह के रहने वाले हैं, एक है इनडेफिनिट, एक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है? सम अप करना, समेशन करना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होती है डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होती है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है ना भाई, अपने दोनों पर बात करने वाले हैं, दोनों में अभी बात करेंगे। पहले इनडेफिनिट पर,
फिर बात करेंगे डेफिनेट पर। इनडेफिनेट का मतलब हो गया अपने जब ऐसे लिखते हैं ना इंटीग्रेशन ऑफ y dx, मैंने बताया ना भाई ये प्रेजेंटेशन होने वाला है जहां पे y अलग अलग एक्सप्रेशन हो सकते हैं। y हो सकता है x स्क्वायर हो, y हो सकता है sin x हो, y हो सकता है x क्यूब हो, y हो सकता है log x हो। y कोई भी x पर डिपेंडेंट फंक्शन है अगर यहां dx लिखा हुआ है। y कोई भी t पर डिपेंडेंट फंक्शन होता अगर यहां dt लिखा होता। y कोई भी l पर डिपेंडेंट फंक्शन होता अगर यहां पे dl होता, एंड सो ऑन। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ अगर x है तो उधर y भी x के टर्म्स में होना चाहिए। सिमिलरली अगर इंटीग्रेशन ऐसे dx है तो y भी x के टर्म में होना चाहिए। तो जो भी जब यहां पर लिमिट ना दिया हो बच्चों तो इसे कहते हैं इनडेफिनेट। डिफाइंड नहीं है कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, x की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करनी चाहिए ये नहीं पता है। वहीं पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चों कि हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे हमें पता हो हमारी लिमिट क्या है, हमें किस x से लेके किस x तक को इंटीग्रेट करना है। भाई ग्राफिकल मीनिंग वाइज बात की जाए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई फिजिकल मीनिंग होता है, इनडेफिनेट कोई मीनिंग भी नहीं होता है। मैं बाद में इस पर डिटेलिंग करूंगा। याद रखना इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग है एरिया अंडर दैट ग्राफ। अगर इंटीग्रेशन ऑफ y dx करते हो तो y वर्सेस x की ग्राफ बनाओ, वहां पर जो एरिया कवर हो रहा होगा x एक्सिस पर वही हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ y dx कहलाएगा। ठीक, चल अपने अब चलते हैं कुछ फॉर्मूलास पर। जैसे हम लोग ने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूला सीखे थे, हम लोग इंटीग्रेशन के लिए कुछ फॉर्मूला सीख सकते हैं। बच्चों शुरू करते हैं। हम लोगों ने सीखा था डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ये क्या होती है भाई? डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होती है 3x², मैंने बताया था। ओके, हुआ क्या बच्चों, यहां पर पावर 3 का इधर उतर गया और ऊपर में एक पावर घट गया। मैं अगर 3x² को इंटीग्रेट करना चाहता हूं सच दैट वापस मेरी वैल्यू x³ आ जाए, सच दैट मेरी वैल्यू वापस x³ आ जाए, तो देखो क्या हुआ होगा। पक्का इधर में पहली बात तो ये 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर अगर आ जाता, जैसे भी मैंने बताया था डिफरेंशिएशन में भी जो कांस्टेंट थी वो ऑपरेटर के बाहर आ जाती है। इंटीग्रेशन में भी उस कांस्टेंट को अगर बाहर ले जाएं तो बचता क्या बच्चों यहां पर x² dx। देखो मुझे पावर में 3 चाहिए और डिनोमिनेटर में भी 3 चाहिए ताकि ये 3 कैंसिल हो जाए, रिजल्ट में x³ बचे। तो ऐसा कुछ हो रहा होगा यहां पर कि पावर में एक ऐड हो रहा होगा और जो बढ़ा हुआ पावर है वही नीचे लिखा जा रहा होगा ताकि ये ऐसा बन जाए। देखो यहां पर जो फिर ये 3 रहेगी, ये 3 कैंसिल होकर x³ बना देगी। मैं यही सारी चीजों को देखकर मैंने एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx का रिजल्ट होगा x⁴n+1/n+1। और ये विचार हमारे दिमाग में कहां से आया है? ये विचार डिफरेंशिएशन को देखकर आया। जब हम लोग कोई चीज को डिफरेंशिएट करते हैं तब उसकी एक पावर घटाई जाती है और उसकी पहली वाली पावर वहां लगा दी जाती है मल्टीप्लिकेशन में। अगर मुझे उसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो मुझे करना क्या होगा? मुझे पहले पावर एक बढ़ाना है ताकि पावर वाइज सेम हो जाए और उस बढ़े हुए पावर के साथ नीचे मुझे डिवीजन में लगा देना है ताकि वो मल्टीप्लाई होकर पहले से कैंसिल हो जाए। तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इज x⁴n+1/n+1। ये फॉर्मूला अगर समझ में आ जाए, यही हम लोग का फॉर्मूला नंबर 3 है। यहाँ पे -1 या +1 होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया n इज नॉट इक्वल टू 1 क्योंकि भाई सॉरी n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। n नॉट इक्वल टू -1 क्योंकि भाई नीचे अगर -1 लगा देंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। एनीथिंग बाय 0 अनडिफाइंड होता है बच्चों। इसलिए जो फंक्शन है मैं वापस जरूर बताने वाला हूं, इसके पीछे एक और रीजन है। ये n -1 नहीं होनी चाहिए। अगर -1 होती है तो भाई क्या होगा? पहली बात तो नीचे 0 बन जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। पहला बात तो ये है। और एक रीजन क्या है वो थोड़ी देर में मैं उस पर आ रहा हूं, अगले 2-3 मिनट के अंदर मैं उस पर आ रहा हूं वापस से, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्या समझ रहे हैं? हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर मुझे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, लेट्स से x⁴10 और ये रिजल्ट देता है 10x⁹9। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन है एंटी डेरिवेटिव, मतलब मैं अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूं मुझे x⁴10 वापस मिलना चाहिए। मैंने अभी भी सीखा है इंटीग्रेशन कैसे करना है पावर फॉर्म में। जब भी कोई चीज पावर फॉर्म में हो, मैं इस 10x⁴n dx मैं ये करना चाह रहा हूं, ये मेरी y है, ये dx इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे जब भी कोई चीज को डिफरेंशिएट जब करते थे बच्चों तो डिफरेंशिएशन करने के बाद सिर्फ रिजल्ट लिखते थे, ये ddx को हटा देते थे। अब मैं कोई भी चीज को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मैं उसके ऑपरेटर्स को उसके बाद हटा दूंगा, ठीक है। पहली बात तो भैया ये 10 बाहर आने वाली है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इस तरह लिख सकते हैं। आगे क्या कर सकते हैं भाई? x⁴9 मतलब n मतलब 9 है, यहां पर हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला वाइज x⁴9+1/9+1 है ना, x⁴n+1/n+1। यहां पर क्या होगा रिजल्ट? यहां पर रिजल्ट होगा
ये भी 10, ये भी 10, और ऊपर क्या बचा, x टू पावर 10। ठीक है, तो वापस आ गया क्या ऐसा रिजल्ट? क्या ऐसा रिजल्ट आ गया वापस? अगर ऐसा रिजल्ट आ गया मतलब हम लोग समझ सकते हैं भाई जब इस कोई चीज को डिफरेंशिएट किए और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक वहीं पहुंच जाएंगे। इंटीग्रेशन का बच्चों इसलिए एक और नाम है एंटी डेरिवेटिव। यहां बनाए गए सारे फॉर्मूलाज एंटी डेरिवेटिव के नियम से ही बनाए गए हैं। मैं एक एक करके उसे समझाते हुए जाऊंगा, ठीक है, ध्यान समझना। तो भाई ओके, तो भाई फॉर्मूला नंबर 3 सबसे पहले हम लोग ने किया, क्या सीखा, x टू पावर n dx इज x टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, प्लस यहां पर एक c है। ये c क्या है बच्चों? कोई भी चीज को जब डिफरेंशिएट करते हैं, लेट्स से x क्यूब प्लस 5, इसकी डिफरेंशिएशन की जाए या डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब सिर्फ किया जाए, बच्चों दोनों की रिजल्ट आएगी 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। और जब मैं 3x को इंटीग्रेट करूंगा, जब मैं 3x को इंटीग्रेट करूंगा, मुझे पता है ये 3 को मुझे बाहर ले जाना है, कांस्टेंट x टू पावर 2 dx। फॉर्मूला है x टू पावर 2 dx का x टू पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, x टू पावर n dx का फॉर्मूला है जहां पे n एक कांस्टेंट, कोई भी एक नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, एक डेसिमल नंबर हो सकता है, तो जो भी n एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक नंबर है, तो पावर प्लस 1 बाई वही n प्लस 1। तो यहां पर वही हो रहा है 3 इंटू एक्स टू पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, है ना। तो ये 3 कट गया, बचा x क्यूब। पर इस वाले केस में तो मेरा रिजल्ट x क्यूब प्लस 5 आना चाहिए था ना, यहां तो 5 आना चाहिए था। बट अगर मैं 3x को इसके वाले 3x को इंटीग्रेट करता हूं तो यहां तो सिर्फ x क्यूब आना चाहिए था। देखो मैंने अगर इस वाले x क्यूब प्लस 5 को डिफरेंशिएट किया 3x स्क्वायर आया, मैंने x क्यूब को डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर आया। जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मैंने आंसर x क्यूब प्लस 5 लिखना है कि x क्यूब प्लस 0 लिखना है, मुझे नहीं पता। इसीलिए हम लोग आंसर में लिखते हैं x क्यूब प्लस c। ये c एक कांस्टेंट है बच्चों, इसका नाम होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होती है, ध्यान रखना मेरी बात, इसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये सिर्फ तब होती है जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होती है। इसका वर्णन, इसका जिक्र सिर्फ तब होगा जब इनडेफिनेट इंटीग्रल्स चल रहा होगा। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब होता है हम लोग वहां पर लिमिट जब नहीं देते हैं, जब यहां पे इंटीग्रेशन पे लिमिट नहीं दिया जाता है, तब जो इंटीग्रेशन बच्चों होती है उसे हम लोग कहते हैं इनडेफिनेट। और हमेशा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के दौरान आंसर में एक प्लस सी जरूर लगाना है। मैं बता रहा हूं भाई कि मुझे पता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, तो मतलब 0 का इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट होना चाहिए, हाँ या ना। अब वो कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, वो कांस्टेंट 5 भी हो सकता है, वो कांस्टेंट कुछ और भी हो सकता है। मेरी बात समझो, ddx ऑफ x क्यूब होती है 3x स्क्वायर, ddx ऑफ x क्यूब प्लस 5 भी तो 3x स्क्वायर होती है, तो 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए, x क्यूब प्लस 5 या x क्यूब। तो हम लोग आंसर में लिखते हैं x क्यूब प्लस c। अभी c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जिसकी वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए कुछ क्वेश्चन में गिवन दे दिया जाता है और हम लोग उसको आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। मैं फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा काइनेमेटिक्स के, तब मैं इस बात को क्लियर करूंगा, स्पष्ट करूंगा कि सी को कैसे कैसे फाइंड किया जाता है, और कुछ ना कुछ गिवन दिया जाता है जिसके वजह से हम लोग ये सी को फाइंड करते हैं। ठीक है, इनके एप्लीकेशन पर तब देखेंगे सी को कैसे फाइंड करेंगे। फिलहाल तो तुम जब कभी आंसर लिखो तो एक प्लस सी लगा दो जब कभी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे होते हो, क्योंकि ये सी 5 भी हो सकती है, सी 0 भी हो सकती है। तो ddx ऑफ x क्यूब प्लस 5 अगर 3x स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर x क्यूब प्लस c लिखेंगे, क्योंकि वो 5 है कि 0 है ये नहीं पता था मेरे को। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? तो हमेशा हमेशा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाना है। ठीक, चलो भाई ये बात अगर समझ रहे हो तो ये है फॉर्मूला नंबर 3 जिसमें प्लस सी मैंने समझाया, n इक्वल्स टू -1 नॉट इक्वल्स टू -1 क्यों होना चाहिए मैंने समझाया। फिलहाल मैं पहले वाले फॉर्मूला को समझाना चाहता हूं, फॉर्मूला नंबर 1 को। भाई देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब क्या होता है बच्चों? मैं dx को लिख सकता हूं यहां पे x टू पावर 0, मुझे पता है x टू पावर 0 का मतलब होता है 1, हाँ कि ना। अगर मैं लिखता हूं x टू पावर 0, x टू पावर 0 की मतलब क्या होती है भाई? वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है? मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर 0 क्या होता है? x टू पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1। तो भैया क्या हो गया? x और एक प्लस सी लगा दो। प्लस सी क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मुझे ये बात समझाने के लिए जो भी मैंने जो स्टेप्स लिए, आई होप सो क्लियर होगा। मुझे पता है यहाँ पे कुछ नहीं था, मैंने सोचा था यहाँ पे 1 है, मैं 1 को x टू पावर 0 लिख सकता हूं, मुझे पता है एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो x टू पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 बन गया x प्लस सी। एक और तरीका सोचो, इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब क्या होता है?
डी मतलब होता है बच्चों डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मतलब होता है बहुत छोटा। मैं कहता हूं अगर डिफरेंशियल एक्स, मैं लिखता हूं डी एक्स, तो बच्चों डी एक्स की मतलब होती है क्या है? डी एक्स मतलब होती है भाई बहुत छोटी सी चेंज ऑफ एक्स, बहुत छोटी सी चेंज ऑफ एक्स। मैं सारे छोटे 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 चीज को अगर ऐड कर दूं, मैं अगर बूंद बूंद करके घड़े में डालते जाऊं तो घड़ा भरता है ना? मैं सारे छोटे 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 चेंज ऑफ एक्स को ऐड करते जाऊं तो नेट क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। इस तरह सोचो, ठीक है भाई। सारे छोटे छोटे चेंज ऑफ एक्स को मैं अगर ऐड कर देंगे तो नेट क्या हो जाएगा? एक्स आ जाएगा। और हमेशा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाना है। तो फॉर्मूला नंबर 1 को सीखने का एक और तरीका, या तो इस तरह देखो, यहां पे इमेजिनरी एक एक्स टू पावर 0 लगाओ। मुझे पता है 1 मतलब क्या होता है? एनीथिंग टू द पावर 0। अब तुम कोई भी पावर 0 लिख दोगे तो 1 ही रहे। एक्स टू पावर 0 लिख दिया मैंने, नेक्स्ट स्टेप में एक्स टू पावर 0 + 1 / 0 + 1 एक्स प्लस सी हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स को तुम इस तरह भी सोच सकते हो कि तुम बहुत सारे छोटे 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 चीज को सम अप कर रहे हो। इंटीग्रेशन मतलब होता है समेशन, और डी मतलब छोटा छोटा चेंज। सम ऑफ ऑल छोटा छोटा चेंज इज बड़ा चेंज मतलब एक्स। ठीक है, अब फॉर्मूला नंबर 2 पर चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 पर चलते हैं। यहां प्लस लगाओ, यहां -1 लगाओ। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स। भाई अगर मैं यहां पर 3dx लिख देता तो पहली बात तो मैं 3 को बाहर ले जाऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब वापस इंटीग्रेशन ऑफ dx मैंने वैसे ही करना जैसे मैंने अभी किया था पहले। इंटीग्रेशन ऑफ सारी छोटी छोटी चीज बड़ी चीज हो जाती है। इसका रिजल्ट बच्चों आएगा 3x और एक कांस्टेंट लगा दो। यहां पर ये a एक कांस्टेंट की तरह याद रखना। तो फॉर्मूला नंबर 1 और 2 कुछ ऐसा खास अलग नहीं है। यहाँ पे 1 था कांस्टेंट, यहाँ पे कोई a है, पर ये a बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है इस तरह से। ओके, तो कोई फॉर्मूला नंबर 1 2 3 आई गेस सबको क्लियर है। मैं बता दूं ये फॉर्मूला नंबर 3 बहुत काम में आने वाला फॉर्मूला है, अपने को बहुत यूज लगेगा फिजिक्स में अलग अलग जगह पर। इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n इज x टू पावर n + 1 / n + 1। ठीक है, ओके, तो ओके ये आ गया फॉर्मूला नंबर 4। मैं बताता हूं, मुझे पता है ddx ऑफ log x क्या होता है। क्या मुझे पता है ddx ऑफ log x क्या होता है? हाँ पता है। log मैं लिख रहा हूं ln, बाय द वे मैंने बताया है डिफरेंशिएशन दौरान भी कि मुझे डिफरेंशिएट सिर्फ log बेस e को करना अलाउड है। अगर अपने पास सवाल आता है log x बेस a और मुझे बोला जैसे डिफरेंशिएट किया जाए, बच्चों ने डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? इसे बेस ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेस चेंजिंग मेथड है, मैंने सिखाया है लॉगरिथम पढ़ाते वक्त। क्या करना होता है? log x बेस a को लिख सकते हैं log x बेस e बाई log a बेस e, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इस log x बेस e को ही अपने पढ़ते हैं ln x बाई log a बेस e। और वापस अब अपने इसको डिफरेंशिएट जब करने जाएंगे तो दिखेगा कि भाई ये कांस्टेंट की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और log x मतलब ln x को अपने डिफरेंशिएट करना आता है, 1/x का रिजल्ट आता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ln x क्या होता है? 1/x होता है। ठीक है, मैंने बताया है, फॉर्मूलाज मैंने बताया है कि अगर ddx डिफरेंशिएशन ऑफ ln x होगा तो रिजल्ट आएगा 1/x। ठीक है, तो भैया 1/x का इंटीग्रेशन फिर क्या होगा? 1/x का इंटीग्रेशन फिर क्या होगा? मैंने बताया इंटीग्रेशन क्या है? एंटी डेरिवेटिव। इसका बेसिक एजेंडा ये है कि मैंने किसी को डिफरेंशिएट किया, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं वो वापस वहीं पहुंच जाए जहां से हमने स्टार्ट किए थे। तो भैया इसकी रिजल्ट होगी ln x, बट क्योंकि ये इनडेफिनिट है तो 1 + c लगाना बनता है। यहीं से एक बात सीखने को मिलती है। इस 1/x को अपने लिख सकते हैं x टू पावर -1 dx। मैं बताना ये चाहता हूं कि x टू पावर -1 देखने में फॉर्मूला नंबर 3 से मैच करती है। फॉर्मूला नंबर 3 में बट ये है कि x टू पावर -1 भी तो एक तरह की n ही है कि नहीं? पर अगर फॉर्मूला नंबर 3 हम लोग लगाते तो होता क्या? -1 + 1 बाई -1 + 1। -1 + 1 का मतलब बच्चों हो जाता है नीचे में 0, इनफिनिटी पर 0 इज अनडिफाइंड। पहली बात। और दूसरी बात, मुझे पता है ddx ऑफ log x था 1/x या फिर x टू पावर -1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x या x टू पावर -1 dx log x होना चाहिए। मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला हर समय ट्रू है, n का कोई भी वैल्यू के लिए ट्रू है एक्सेप्ट n = -1। भैया अगर ये x टू पावर -1 होगा तो इसका रिजल्ट इंटीग्रेशन करने के बाद log x ln log x बेस e आने वाला है। ln मतलब होता है log नेचुरल, ln की मतलब क्या होती है भाई? log नेचुरल। ठीक है ना? आई गेस ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो फॉर्मूला नंबर 3 क्लियर था, 2 1 क्लियर था, 4 भी क्लियर हो गया। अच्छा भाई अब देखो ddx ऑफ cos x क्या है? -sin x। ठीक है, अगर बच्चों मैंने इंटीग्रेशन ऑफ sin x किया, मुझे दिख रहा है यहां -sin x आ रहा है। ठीक,
ओके पर मैं अगर इंटीग्रेट साइन एक्स करता हूं तो मुझे इस माइनस साइन को इस पर रख देना पड़ेगा, मतलब मेरा रिजल्ट क्या आएगा तब, माइनस कॉस एक्स। मतलब मैंने जो सीखा था डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स है ना माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर होता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है ना। ये सारे जो फॉर्मूले में माइनस साइन आ रहे थे ये डिफरेंशिएशन के हिसाब से था सारा बात। तो तुम अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स करते हो तुम्हारा देखो यहां पे माइनस कॉस एक्स आ रहा है, हालांकि मेरा प्रेजेंटेशन यहां पे एक dx होना चाहिए था। मैं इसी तरह अगर बात करता हूं मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं साइन एक्स को, मुझे पता है ये देता है कॉस एक्स है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, ये देगा साइन एक्स। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज नो मोर माइनस साइन, माइनस साइन नहीं है भैया, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज प्लस साइन। क्यों भैया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइन, कोई साइन का हेरा फेरी नहीं हो रहा है यहां पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस प्लस साइन रहेगा। ध्यान रखना, गड़बड़ी इसमें बहुत करते हैं बच्चे लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन एक्स, कोई साइन का कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं, वो तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, उल्टा। जिसके रिजल्ट में सी आएगा उसके आंसर में माइनस साइन रहेगा इंटीग्रेशन के केस में। चलो बढ़िया बात, इंटीग्रेशन केस में जिसके रिजल्ट में सी आएगा वहां पे माइनस साइन रहेगा, तो भैया ये हो गया। नेक्स्ट भैया डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, tan x दिख रहा है। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या है, माइनस cosec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x क्या होगा, माइनस cot x, बिकॉज इस माइनस को हम यहां पे ना पुट करके यहां पुट कर रहे हैं। फिर आगे बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है, sec x tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x क्या होता है, माइनस cosec x cot x है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec एंड cot इज, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x एंड cot x इज माइनस cosec x, तो ये रहा 10 9 11 12 करने पहले आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा भाई। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इज sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x एंड सो ऑन। ये सारी बातें हम लोग समझते हैं, ठीक है, ये सारी बातें हम लोग यहां तक समझते हैं। अब आ रही है बारी नंबर 11 की, भाई शुरू करते हैं। 11 नंबर करने के पहले ddx ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x, ठीक है, ddx ऑफ e टू पावर x इज e टू पावर x, अच्छा बात है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x इज e टू पावर x, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। हम लोग समझते हैं चेन रूल, ddx ऑफ e टू पावर 2x क्या होगा, e टू पावर 2x, बट ऊपर में ये x नहीं है, ये 2x है, तो इनटू डिफरेंशिएशन जिसको हम लोगों ने x लेट किया। मैंने पीछे के कुछ वीडियोस में पीछे एक वीडियो गई थी चेन रूल वाली वीडियो, सिर्फ चेन रूल बताया गया, बच्चों जाके उसको देख लो, समझो एक बार वहां पे मैंने क्या बताया। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर 2x इज e टू पावर 2x इनटू ddx ऑफ 2x। हम लोग कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, हम लोग इसे मान लेते हैं मन में x है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू पावर x, पर क्या वो x थी, नहीं, तो ddx ऑफ 2x थे। यहां पर रिजल्ट आता है बच्चों 2 टाइम्स e टू पावर 2x, ddx ऑफ x 1 हो जाता है, खत्म, ग्रेट। कैसे मैं यहां पे पावर में जो भी था वो इनटू में आ गया। तो अब मेरा मानना है मैं अगर इस e टू पावर 2x इंटू 2 को इंटीग्रेट करूं, मैं रिजल्ट वापस ऐसा आना चाहिए। ऐसा लाने के लिए मुझे बस डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो बात समझो फिर वापस से। तो मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं e टू द पावर mx, मैं लिखता हूं कोई भी mx, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए e टू द पावर mx बाई m। डिफरेंशिएशन में वो 2 इंटू हुआ था, तो इंटीग्रेशन वो 2 डिवाइड अगर होता है तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा, चीजें वापस वैसी आ जाएगी। मैं अगर वापस से बात करूं, मैं फिर से बात करूं, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 2x, मैंने क्या बताया, ये क्या हुआ बाई चेन रूल, ये 2 इंटू e टू पावर 2x आएगा। मैं अगर इसी को इंटीग्रेट करता हूं, 2 इंटू e टू पावर 2x बाई 2, 2 कैंसिल,
तो क्या हो जाएगा e टू पावर 2x प्लस c बिकॉज इनडेफिनिट है। तो वापस अब ये प्लस c जीरो भी हो सकता है कि नहीं? तो वापस वही आ गया जो रिजल्ट से स्टार्ट किए थे। समझ आ रही है बात? समझ आ रही सबको बात? अब अगर मान लेते हैं डी डी एक्स ऑफ e टू पावर 2x प्लस 5 अगर, तो ये होता है e टू पावर 2x प्लस 5 ही रहेगा, इस पूरे को x मान लो दिमाग में, डी डी एक्स ऑफ e टू पावर x इज e टू पावर x इनटू जिसको x माने डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5। तो क्या सीखे यहां पर? डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5 आएगा 2 प्लस 0, डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5, डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5, डी डी एक्स ऑफ 5 0, डी डी एक्स ऑफ 2x 2, x अंदर रहेगा 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स e टू पावर 2x प्लस 5। क्या सीखने को मिला यहाँ पर? सिर्फ x के साइड वाला चीज जो है वो बाहर आ रहा है, बिना x वाला चीज वैसे ही रह जा रहा है, वो उसका कोई योगदान नहीं रहेगा चेन रूल में, है ना? e टू पावर 2x प्लस 5 में क्या आया? 2 e टू पावर 2x प्लस 5, मतलब सिर्फ x के साथ वाला चीज बाहर निकल के आ रहा है। इंटीग्रेशन में भी मतलब फिर इसी हिसाब से जो डिवाइड करना है, अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर 2x प्लस 5 अगर ऐसा कुछ होता है लेट से, ठीक है, तो इसका रिजल्ट कैसा होगा? इसका रिजल्ट होना चाहिए e टू पावर 2x प्लस 5 बाई 2 होना चाहिए। क्यों? बिकॉज वहां पे इनटू में सिर्फ 2 आया था, यहां पे डिवाइड में भी सिर्फ 2 आना चाहिए ताकि वो 2 कैंसिल हो जाए। ये जो बिना x वाला चीज है वो गायब हो जाएगा, उस पर कोई इफेक्ट मत देना। इसी को समझकर, इसी को दिमाग में रखकर बच्चों ऊपर फॉर्मूला बनाया गया। फॉर्मूला क्या है? e टू पावर अल्फा x प्लस बीटा, इंटीग्रेशन इज e टू पावर अल्फा x प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस c, बिकॉज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडेफिनिट इंटीग्रल में हर जगह प्लस c दिया गया है, देखो हर जगह प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, क्योंकि डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0 होता है, तो इंटीग्रेशन 0 क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अब वो कांस्टेंट क्या होगा वो पता लगाना पड़ता है प्रॉब्लम में कुछ गिवन के अनुसार, ठीक है? ठीक उसी अनुसार अगर मान लेते हैं ये पूरे को अगर मैं x बोल दूं तो x टू पावर n इज x टू पावर n प्लस 1, ये n है ना, x टू पावर n प्लस 1। जैसे अगर ये x टू पावर n है तो ये भी क्या है? n प्लस 1 बाई n प्लस 1। जैसे फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n का क्या होता है? x टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। बट जैसे चेन रूल लगेगा, अगर मान लो हम लोग ऐसा कुछ डिफरेंशिएट करते तो वो जो संग वाला अल्फा है वो इनटू में आता डिफरेंशिएशन में, यहां डिवाइड में आएगा। मेरी बात को अगर नहीं समझ पा रहे हो तो वापस समझो। मैं कहता हूं डी डी एक्स ऑफ लेट्स से 3x प्लस 5 टू द पावर 10, मैं डिफरेंशिएट करता हूं, ये क्या होगा? मैं इस पूरे को x ले लेता हूं, 10 3x प्लस 5 टू द पावर 9 इनटू मैंने इस पूरे को x लेट किया पर वो x नहीं है, तो डी डी एक्स ऑफ 3x प्लस 5 हो जाएगा 3, डी डी एक्स ऑफ 3x प्लस 5। चेन रूल जिन लोग चेन रूल नहीं समझे लोग समझ नहीं पाएंगे बात को। भाई चेन रूल देख लेना एक बार, चेन रूल मैंने बताया अलग से। मैंने इस पूरे को x लेट किया तो x टू पावर 10 होता है 10x टू पावर 9, पर वो x थी नहीं, तो डी डी एक्स ऑफ जिसे मैंने x लेट किया तो डी डी एक्स ऑफ 3x प्लस 5 का डिफरेंशियल 0 और 3x का 3 आ जाएगा, ठीक है? तो यहां पे इनटू में 3 आया। अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं और मुझे ये चाहिए, उसके मुझे डिवाइड में एक 3 चाहिए, मतलब उसी को दिमाग में रख के मैंने ये फॉर्मूला नंबर 12 को देखा। अगर मैं देखता हूं अल्फा x प्लस बीटा टू पावर n मतलब 3x प्लस 5 टू द पावर n, तो यहां पे क्या होना चाहिए? पावर जैसे ये वाले जैसे देखो, इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, 3x प्लस 5 टू द पावर 9 है, 9 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1, तो 10 कट जाएगा। पर ये जो 3 है ये भी हटाना है, तो इंटू 3 क्या है? x के साथ वाला, इसलिए ये अल्फा लिखा गया है। x के साथ वाले को अगर अल्फा बोल रहे हैं, यहाँ पे 3 है तो डिवाइड बाय 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 5 टू द पावर 9 प्लस 1 विच इज 10 अगेन, तो वही चीज वापस आ गया। तो यहां पे बनाए गए सारे फॉर्मूलाज बच्चों डेरिवेटिव्स को देखकर बनाए गए, इन्हीं को हम लोग कहते हैं एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। और इन फॉर्मूलाज को बनाते वक्त मैंने जो बनाया है सारे फॉर्मूला, मैंने बस एक ही चीज बताया कि भाई डिफरेंशिएटर के देखो जो भी आया उसे वापस वहीं भी लेके जाना जहां से वो स्टार्ट हुआ था, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसा बनेगा ऑब्जर्व करके समझते जाओ। एक बात तो ये हुई बच्चों। दूसरी बात कि जैसे हम लोग ने चेन रूल सीखा है डिफरेंशिएशन में, कुछ उस तरह के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोल के एक टॉपिक सीखेंगे इंटीग्रेशन में। ये जो फॉर्मूला सीख रहे हो इसके अलावा सिर्फ एक चीज और लगनी है, वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है? आगे अगर मैं फटाफट स्टार्ट करूं
मैंने एक दो एप्लीकेशंस लेके रखे हैं, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बात करूंगा, मैं सब्स्टिट्यूट करना भी सिखाऊंगा आगे चलकर, अभी नहीं, पहले कुछ बेसिक एप्लीकेशन कर लें। एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, बच्चों इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट कैसा होगा, एक्स टू पावर 3+1 बाई 3+1 प्लस सी, बिकॉज लिमिट दिया हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्स टू पावर 4/4 प्लस सी। ठीक, अब वो x प्लस 9 का होल क्यूब, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 9 का होल क्यूब। मैं तुझे पहले बताया लास्ट स्लाइड में, अगर x प्लस मैं बीटा को 9 बोल दूं और इसे मैं x बोल दूं और संग में कुछ नहीं है, मतलब यहां पे 1 है और इसका पावर 3 दिया हुआ है ना, यही तो। हाँ, तो x प्लस 9 टू पावर 3, फॉर्मूला क्या था, x प्लस 9 टू पावर 3 प्लस 1 बाई 3+1 इंटू एक्स संग क्या है 1, तो इंटू 1, बस कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा x प्लस 9 टू पावर 4/4। ठीक है, बढ़िया। कुछ और क्वेश्चन बच्चों फटाफट करते हैं। अगर ऐसे प्लस दिया हो तो सब, जैसे हम लोग ने डिफरेंशिएशन में अलग अलग करके डिफरेंशिएट किया था, इंटीग्रेशन में भी सेम अलग अलग करके हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर बात करते हैं, अगर -6 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx है, मैंने जो बताया थोड़े पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, उस पर भी बात करूंगा, पर वो न्यूमेरिकल के वाया ही बात करूंगा। मैं न्यूमेरिकल समझाते हुए मैं बता दूंगा कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं उसके कुछ एप्लीकेशन न्यूमेरिकल लेकर बात करूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग इन सारी बातों को खत्म करते हैं, -6 x क्यूब dx, -6 बाहर निकाल दिए, प्लस 9 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, हम लोग इंटीग्रेशन ऑपरेटर को तोड़ कर दे रहे हैं सबको, प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx, और फिर कुछ नहीं आगे, है ना भाई। ये क्या हो जाएगा, -6 x टू पावर 4/4, 3+1 बाई 3+1, 9 x टू पावर 3/3 प्लस 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x प्लस सी, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x dx का x टू पावर 1+1 बाई 1+1, x टू पावर 2+1 बाई 2+1, 3+1 बाई 3+1। ये रिजल्ट हो गया नंबर 1 का। मैं इसे I लिखता हूं, I फॉर इंटीग्रेट होने के बाद जो आया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 डन। समझ रहा है, मैंने सबको तोड़ के इंटीग्रेट किया। इस तरह क्वेश्चन ज्यादा दिखने वाले हैं फिजिक्स में हम लोग को। नंबर 2, अब इंटीग्रेट वापस करना है, इंटीग्रेशन 7 बाहर रख देंगे, sin x dx। बच्चों sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x, जाकर फॉर्मूला देख लो, बट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट है बोलकर एक प्लस सी भी लगेगा, तो क्वेश्चन 1 2 दोनों हो गया। ठीक है बच्चों, नंबर 3 पर चल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय द वे -cos x था, आई होप सबको याद होगा। नंबर 3, तो I इज इक्वल्स टू -5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ना चाहते हुए भी एक तरीके से ये क्वेश्चन भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड ही है। मैं बाद में इसे डिटेल में बताने वाला हूं कि ये मेथड कैसे क्या एप्लीकेबल है। सब्स्टिट्यूशन, TUTIO है, ट्यूशन। ठीक है, यहां माइनस साइन है, -5। मैंने क्या बताया अभी थोड़े पहले, डिफरेंशिएशन में बिकॉज ऑफ चेन रूल हर चीज ना मल्टीप्लाई हो रही थी। e टू पावर mx का डिफरेंशिएशन इज e टू पावर mx इंटू m। इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर mx इज e टू पावर mx बाई m। मैंने पीछे ही स्लाइड्स में बताया था, जब कोई चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हो संग में कुछ है x के, तो वो इनटू में लगता था, मल्टीप्लिकेशन में लगता था, इंटीग्रेशन में डिवीजन में लग रहा है। सिमिलरली बच्चों यहां पर ये cos x ना होके cos 2x है। करने का दो तरीका है, या तो मैं इस 2x को सब्स्टिट्यूट करूं, किस तरह करूं मैं हल्का सा बता देता हूं एक बार के लिए, या तो मेरे पास एक और तरीका है। मैंने बोला ना x संग 2 है, ये 2 डिवाइड कर दो। चेन रूल में क्या होता, अगर चेन रूल लगाते इस पर, मतलब ऐसे संपे, जैसे मान लो sin 2x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या होता, sin 2x में 2x को मानते x, तो sin x का क्या होता, cos x इंटू ddx ऑफ 2x, तो 2 इंटू में आ जाता है ना। तो जैसे वहां पे इंटू में आता है, यहाँ पे डिवाइड में आना चाहिए, ताकि वो पूरा पूरा वापस वहीं पहुंच पाए जहां से लोग स्टार्ट किए थे। जो नियम है इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, वो मेंटेन रहे। तो भाई इसका जो आंसर आएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा प्लस sin 2x, इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन नहीं है, बाई 2। ये रिजल्ट आएगा, प्लस सी, ये रिजल्ट आएगा।
ये आंसर आने वाला है, ये आंसर आने वाला है। पर मैं इसको एक और तरीके से करके दिखाता हूं बच्चों, देखो I इज इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 3 -5 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। देखो कैसे कर सकते हैं। मैं इस 2x को लेट करता हूं कोई z, लेट से z इज इक्वल्स टू 2x, ओके। तो इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos z, ठीक है। पर बच्चों अगर यहां पे z है ना तो ये भी z होना चाहिए, मतलब जैसे अगर 2x तो ये x तो यहां पे dx है ना, तो अगर वेरिएबल z है तो यहां पे dz होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। जैसे डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था वैसे इंटीग्रेशन में भी होता है, ठीक है। तो अब जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं इसे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ z रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे dz चाहिए, मुझे dz चाहिए, dz, तो मेरे पास dx से dz जाने के लिए उन लोग के बीच का रिलेशन चाहिए। मैंने z इक्वल्स टू 2x लिखा है यहां पर, तो z इज इक्वल्स टू 2x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये कितना हो जाएगा 2। कैसे डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, लेट्स से, तो dz बाई dx इक्वल्स टू 2 dx बाई dx 1 होगा, ओके। तो भाई dx की वैल्यू कितनी हो गई, dz बाई 2। मैं यहां पर आकर dx की पुट कर दूंगा dz बाई 2। मैंने इस 2 को बाहर लिख देना, बिकॉज कांस्टेंट है भैया, कांस्टेंट को बाहर ले जाएंगे इंटीग्रेशन के, नियम बना लो, जो भी मल्टीप्लीकेशन में से कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर खींच लो, -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos z क्या होगा, sin z। और अब तो तुम्हारा आंसर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया, तुम आराम से z को पुट कर दो, z है 2x, तुम्हारा आंसर हो गया -5/2 sin 2x। तो क्या सीखे इस प्रॉब्लम में बच्चों, हम लोग ये सीखे 2x को मैंने पहले z लेट किया, मैंने लिखा cos z, सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा। अगर अपना वेरिएबल z बन गया है तो यहां dz होना चाहिए, अगर x है वेरिएबल तो dx होना चाहिए। इस तरह से जब वेरिएबल कन्वर्ट होते हैं अपने को d के संग जो था वो भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे x से z बनाए तो dx से फिर dz बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जो भी लेट किया उसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब मैंने z को x में डिफरेंशिएट करना है या मैंने इसे z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो अगर dz बाई dz करते तो यहां बनता 1 और वहां बनता dx बाई dz, फिर वही बात आती है, कुछ अलग फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इस तरीके से प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व हो गई, एंड आई होप प्रॉब्लम नंबर 4 भी कोई बहुत बड़ा तोप सम नहीं लग रहा होगा किसी को भी। इसे भी अलग करके इंटीग्रेट करना है, तो i इज इक्वल्स टू 4 अलग इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx देना पड़ेगा इस तरह, ये dx सबको दे देना, -2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। हम लोग क्या सीखे अभी थोड़े पहले, साइन x का इंटीग्रेशन होता है -cos x और -2 cos x का होता है प्लस साइन x प्लस c। मैंने अगर पीछे वाला आंसर में +3 लगाया तो माफ करना, हर किसी के आंसर में +c आना चाहिए, हर किसी के आंसर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना चाहिए। बच्चों हम लोग इस वीडियो को यहीं पर इस क्वेश्चन पर एंड करते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं मेरी सारी बताई हुई बातें सबको समझ में आई होगी। मैंने थोड़ा बहुत और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है नेक्स्ट वाले वीडियो में, और डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बातें स्टार्ट करनी है नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो को। दिस वाज दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।